तो जी हेलो नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। एंड अगर आपको मेरी वॉइस थोड़ी सी लो लग रही है तो यस, आज मैं थोड़ा सा आई एम फीलिंग ए बिट लो। और ये मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि मतलब कई बार ना हमें ऐसा लगता है कि जिन लोगों को हम दूर से देख रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ तो परफेक्ट होती है, इनकी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती होगी। और ये जैसे नज़र आ रहे होते हैं खुश-खुश और अच्छी-अच्छी बातें कर रहे होते हैं, तो इतनी अच्छी ही इनकी भी लाइफ होती होगी। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोज़ और हाईज़ ना हर एक की लाइफ में आते हैं, चाहे फिर वो कोई बड़े से बड़ा फ़िल्म स्टार हो, चाहे फिर वो एक बहुत आम आदमी हो, तो लोज़ और हाईज़ जो है वो बहुत नॉर्मल सी बात है हर एक की लाइफ में। इनफैक्ट कभी-कभी ना मुझे ऐसा लगता है कि जो ये लोग होते हैं ना जिनको हम बोलते हैं कि थोड़े इकोनॉमिक बैकग्राउंड जिनका थोड़ा-सा लो होता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग उतने ज़्यादा परेशान नहीं रहते जितना कि एक मिडल क्लास आदमी या फिर अपर मिडल क्लास या फिर हायर क्लास का जो इंसान होता है ना, वो जितना ज़्यादा परेशान रहता है। इसीलिए क्योंकि जैसे कि मैंने थोड़े दिन पहले भी आपको बोला था कि जितना हम माइंड को डिस्कम्फर्ट में डालते हैं ना, जितनी प्रॉब्लम्स को हम झेलते हैं लाइफ में और उनसे हम पार निकलते जाते हैं, अगर या तो हम फँस जाते हैं तो कहानी वहीं ख़त्म हो जाएगी। अगर हम उनको क्रॉस करके आगे निकलते जाते हैं, तो हमारे माइंड के अंदर एक रेज़िलियंस डेवलप हो जाती है और वो हमें एक स्ट्रॉन्ग इंसान बना देती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो वो लोअर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड जिनका है, वो लोग बहुत एक जज़्बे से, बहुत एक स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। और इस वजह से जब मैं कभी अपने आप को कंपेयर करती हूँ उन लोगों से, तो मैं ये पाती हूँ कि मेरे माइंड की जो रेज़िलियंस है, वो उनके माइंड से तो कम है। पहली चीज़ यहाँ पे ये निकल के आती है कि डिस्कम्फर्ट को, प्रॉब्लम्स को, फेलियर्स को लाइफ में हमेशा बुरी नज़र से नहीं देखना है। ऐसा नहीं सोचना है कि अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं ज़िंदगी में तो हमारा कुछ नहीं हो सकता या फिर हमारी ज़िंदगी बड़ी बेकार है, ठीक है? दूसरी चीज़ ये कि क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि आई वाज़ फीलिंग लो, आई एम इन फैक्ट फीलिंग लो, तो मैंने आज सोचा कि आज क्यों ना मैं एक Q&A सेशन आपका लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं जिनके ऊपर मैंने लिखा हुआ है कि आई विल मेक वीडियो। और जब भी बहुत सारे क्वेश्चन्स हो जाते हैं ना, तो मुझे लगने लग जाता है कि भई अब बहुत टाइम हो गया है और बहुत लोगों को ऐसे लिख दिया है, तो नाउ फाइनली आज मैं आपके कुछ क्वेश्चंस लेने वाली हूँ। कोशिश करूँगी कि थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन ले सकूँ। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, मैं इनका नाम नहीं ले रही हूँ, इन्होंने मुझे पूछा है, रिसेंटली ही पूछा है कि हाय मैम, होप यू आर डूइंग वेल, इज इट ओके टू डू फिजिकल रोमांस एंड किसिंग बिफोर मैरिज और इन ए कोर्टशिप पीरियड? देखिए, ये जो आपने लिखा है ना, ये बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि जब तक एक इंसान को ना आप बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते हो, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से नहीं जानते हो, तब तक आप इन सारी चीज़ों में ना पड़ो तो अच्छा है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ में डीप जाते जाते हो ना, तो उतना ही आपको मतलब दुःख, तकलीफ़ें वो ज़्यादा मिलने वाली है बाद में, अगर वो चीज़ वर्कआउट नहीं होती है तो। एंड स्पेसिफिकली अरेंज मैरिज की अगर बात है, तो अरेंज मैरिज में तो बिल्कुल भी ये चीज़ें शादी से पहले कभी करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसके तो जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव बन के बाहर आ सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है, वो मुझे क्वेश्चन नहीं है बेसिकली, इन्होंने लिखा है कि वाई वी, ये है आर ड्रेविड, इन्होंने लिखा है कि वाई वी टेक स्ट्रेस स्पेशली द मिडिल क्लास पीपल because we don't have much social security like UK, Canada, Australia, New Zealand, where government thinks a lot for their people like a guardian. Here we are like orphans, we have to do everything ourselves with lot of struggling. पहले ना मैं भी यही सोचती थी कि क्योंकि हमारा जो देश है वो एक डेवलपिंग कंट्री है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है, क्योंकि हम थोड़े से गरीब हैं बाकी के देशों से कंपेयर करूँ तो, इसलिए शायद हम दुखी रहते हैं। और मुझे ऐसा लगता था कि ये रीज़न जस्टिफाई भी है। लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरी जो ये सोच है ना, ये चेंज हो गई। और वो चेंज ऐसे हुई कि मेरा जो ब्रदर था, उसने 1-2 साल अफ्रीका में काम किया है। अफ्रीका का सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड हमें पता है, इंडिया से भी नीचे है। जब मैंने उससे बात की ना, तो मैंने उससे स्पेसिफिकली पूछा कि जो वहाँ पे लोग हैं ना, वो कैसे रहते हैं? बड़े हमारे जैसे रहते हैं कि भागते रहते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं, दुखी रहते हैं? हमारे यहाँ पे ना एक हवा में ही एक जो एक वाइब्रेशन है, वो टेंशन वाली है। और ये वाइब्रेशन मैं बहुत अच्छे से सेंस करती हूँ जब भी मैं किसी बाहर की कंट्री में जाती हूँ ना, और फिर मैं जब वापस द मोमेंट आई स्टेप
आउट एट एयरपोर्ट, और मुझे यहाँ की हवा से महसूस हो जाता है कि यहाँ कितनी टेंशन है। तो मैंने उससे पूछा कि जो वहाँ के लोग हैं, क्योंकि वो लोग हमसे भी ज़्यादा गरीब हैं, तो वो लोग तो हमसे भी ज़्यादा दुखी रहते होंगे। एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी, उसने मुझे बताया कि जितने भी वो कंट्रीज़ में गया है, एंड ठीक-ठाक कंट्रीज़ में वो गया हुआ है, जितने भी कंट्रीज़ में वो गया हुआ है, उन सब कंट्रीज़ से ज़्यादा खुश जो हैं, वो अफ्रीका के लोग थे। उसने बोला कि मुझे उन लोगों को देख के एट ए पॉइंट ऑफ टाइम जेलसी होने लग गई कि भाई इनके पास कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं है, और फिर भी ये लोग इतने ज़्यादा खुश रहते हैं। जो मेड्स घर पे आती हैं, जो लोग सड़कों पे दिखते हैं, जो कॉमन आदमी सड़कों पे दिखता है, वो गाने गा रहा है, वो ऐसे ही खुश है, बस उसके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहती है। तो ये जो चीज़ है ना, जो खुशी है, इसका जो कनेक्शन है, वो सीधा-सीधा ना हमारे माइंडसेट से है। हमें ऐसा लगता है, हम जस्टिफाई कर देते हैं, हमें ऐसा लगता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो ये जस्टिफाइड है कि मैं दुखी रहूँ, या मेरे पास रिलेशनशिप नहीं है, तो ये जस्टिफाइड है कि मैं दुखी रहूँ। तो हमने इन सब चीज़ों को जस्टिफाई कर दिया। लेकिन सही में जो कारण है ना, वो ये है कि अगर हम अपना माइंडसेट ऐसा बना पाते हैं कि जहाँ पे हमारा इन चीज़ों से जो कनेक्शन है ना, खुशी का जो कनेक्शन है, जो हमने एक जोड़ रखा है, बचपन से हमें सिखाया गया है कि बेटा बहुत पैसे कमाने हैं, बहुत अच्छा सा कुछ डेजिग्नेशन लेना है, तो हमारा अगर वो कनेक्शन जो है हम तोड़ देते हैं, और हम रियलिस्टिकली अगर सोचते हैं कि खुशी का सीधा-साधा जो रिलेशन है ना, वो हमारे माइंडसेट से है। अगर हमारा माइंडसेट स्ट्रॉन्ग होता है, तो फिर हमें दुःख जो है ना, वो इतनी आसानी से पकड़ता नहीं है। अगर हमारा माइंडसेट वीक होता है, जैसे कि मैं बोलती रहती हूँ, तो ही दुःख, सारी चिंताएँ, सारी टेंशन्स तो ही हमें पकड़ पाती हैं, अदरवाइज़ नहीं पकड़ पाती। खैर, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। तो ये हैंग हो गया, ओके। एक सब्सक्राइबर हैं, इनका नाम है कार्तिक, बार-बार स्क्रीन लॉक ही नहीं हो रही है। हाँ, तो इन्होंने पूछा कार्तिक गायचंद, सॉरी अगर मैं आपका नाम गलत पढ़ रही हूँ। इन्होंने मुझसे पूछा, मैडम आप छुप-छुप के फ़िल्म में हो क्या? अच्छा, पूछा मैडम आप छुप-छुप के फ़िल्म जो है उसमें हो क्या? बताओ प्लीज़। मुझे नहीं पता ये कौन सी फ़िल्म है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। और मैं एक बहुत ही आम सी इंसान हूँ। अभी मैं यहाँ पे आपको दिख रही हूँ, उससे पहले तो मैं बिल्कुल ही नॉर्मल सी, बहुत ही क्या बोलूँ, जैसे हम आप सबकी एक मिडिल क्लास फैमिली वालों की लाइफ़ होती है, ऐसी लाइफ़ थी। तो ये जो आप बोल रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा है प्रमिल कुमार ने। ये मुझसे बोलते हैं कि मैम एक बात कहनी है आपसे, जब कोई रिश्ते में हम किसी लड़की को रिजेक्ट कर देते हैं, कोई फीलिंग नहीं आती है उसको देख के, लेकिन 6 महीने या 1 साल बाद उसकी तरफ अट्रैक्शन वाली फीलिंग आ जाती है, ऐसा क्यों होता है? हम दोबारा बात चलाते हैं रिश्ता जोड़ने के लिए, लेकिन हम लेट हो जाते हैं, उसका कहीं और रिश्ता हो जाता है, फिर बाद में हम पछताते हैं अपनी गलती पे, और वही लड़की बार-बार दिमाग में चलती है, और ऐसा मेरे साथ 2-3 बार हो चुका है। क्या करें? क्या कारण है इसके पीछे? इसी कारण मेरा रिश्ता नहीं हो पा रहा है, इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ। ओके, तो प्रमिल, अच्छा क्वेश्चन है आपका, और 2 तरह की बातें आती हैं इस क्वेश्चन में से। पहली चीज़ तो ये कि एक सिनेरियो ये हो सकता है कि हम जब भी किसी रिलेशनशिप में होते हैं, तो कई बार हम उस इंसान के नेगेटिव एस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस करने लग जाते हैं, उस पॉइंट इन टाइम पे जब हम उस इंसान के साथ होते हैं। मतलब दिमाग ऐसे काम करता है, दिमाग बहुत अजीब है, अगर हम दिमाग का खेल समझ लेते हैं ना, तो आधी तो जीत हमें वहीं मिल जाती है। तो एक सिनेरियो तो ये होता है कि हमारा दिमाग जो है उस इंसान के नेगेटिव एस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस करता है। फिर क्या होता है, अच्छा, फिर दिमाग हमारे साथ कैसे खेल खेलता है कि जब वो इंसान हमसे दूर हो जाता है, जैसे कि आपने लिखा ना कि 1 साल हो गया या 6 महीने हो गए, तो उसके बाद आपको वही इंसान बार-बार याद आ रहा है, उसी इंसान को आपको लग रहा है कि भई वापस आ जाए मेरी ज़िंदगी में। तब दिमाग क्या खेल खेलता है, तब दिमाग उसकी पॉज़िटिव चीज़ों को देखता है सिर्फ़, तब उसकी नेगेटिव चीज़ों को देखता ही नहीं है। सी कैसे पागल बनाता है हमें दिमाग, है ना? तो जब वो हमारे साथ था, तो हम नेगेटिव चीज़ों पे फ़ोकस कर रहे थे। जब वो हमसे दूर चला गया, तो सारी नेगेटिव चीज़ें खत्म, आपको कुछ नेगेटिव नहीं दिमाग में आएगा, सिर्फ़ अच्छी-अच्छी बातें दिमाग में आएँगी। और क्योंकि आप उस वक़्त अच्छी-अच्छी चीज़ों पे फ़ोकस कर रहे होते हो, तो ऑब्वियसली फिर आपको और क्या चाहिए, आपको वही इंसान लगता है दुनिया का बेस्ट इंसान यही है, और ये वापस किसी भी तरीके से मेरे को मिल जाए। दूसरी एक चीज़ और भी होती है कि क्योंकि आपने लिखा कि आपके साथ ऐसा 2-3 बार हो चुका है, तो एक और चीज़ जो यहाँ पे निकल के आ सकती है, वो ये है कि हमारे 2-3
अटैचमेंट स्टाइल होते हैं हमारे। एक होता है सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल। उसमें होता है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में गए तो ब्रेकअप होगा, सब कुछ होगा, दुख होगा आपको, लेकिन आप इतने ज़्यादा हिलोगे नहीं। आप नॉर्मलसी पे वापस आ जाओगे थोड़े टाइम बाद। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके इमोशंस नहीं थे या डीप नहीं थे, लेकिन आप क्योंकि आप एक सिक्योर पर्सन हो अंदर से, तो वो आपको इतना हिलाएगा नहीं, ठीक है? और जो सिक्योर माइंडसेट होता है, मतलब जो सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल है, इसका ये कहाँ से आता है? क्योंकि अगर आप मेंटली एक स्ट्रांग इंसान होते हो, बचपन से आपको एक अलग तरह की परवरिश मिली है, आप मेंटली स्ट्रांग इंसान बने हो, तो आपका जो रिलेशनशिप का अटैचमेंट स्टाइल होगा ना, वो सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल होगा, जो कि अनफॉर्चुनेटली थोड़े कम लोगों का होता है। तो क्या होगा इन लोगों के साथ कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो गया, 1-2 महीना इनको लगेगा, थोड़ा दुख मनाएंगे, वापस बैक टू ट्रैक अपने जिंदगी में वापस आ जाएंगे। एक होता है एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल। जो एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल होता है ना, मोस्टली लोगों का यही होता है। जो लोग बहुत जल्दी एंग्शियस हो जाते हैं, जो लोग बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, मतलब आपने मैसेज किया, मैसेज का जवाब नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? अब आपके दिमाग में 8-10 कॉम्बिनेशन आ गए कि भाई लास्ट आपकी जो बात हुई थी ना, उसमें आपने ये गलत कहा, आपने वो गलत कहा, आपने ऐसा कह दिया होगा, दूसरा इंसान नाराज हो गया होगा, या आपने क्या ऐसा कहा जिसकी वजह से जवाब नहीं आ रहा। अब हम ये नहीं सोचते कि भाई हो सकता है कि वो इंसान, उसके पास फ़ोन ना हो सकता है वो इंसान कोई अपना काम कर रहा हो, दूर हो उससे फ़ोन, हो सकता है कि वो इंसान सो रहा हो। हम ये सारी चीज़ें नहीं सोचेंगे, हम बहुत जल्दी से एंग्शियस हो जाएँगे कि बस कुछ हो गया हमसे, जिसकी वजह से वो इंसान हमसे नाराज़ है और वो जवाब नहीं दे रहा, ठीक है? और हर चीज़ में, और ऐसे जो लोग होते हैं, अगर इनका ब्रेकअप हो जाता है तो ब्रेकअप में भी ये सालों-साल ऐसे ही लगे रहेंगे, मतलब उसी में स्टक रहेंगे उस सिचुएशन में कि निकल नहीं पाएँगे उससे बाहर। अब जो इंसान एंग्शियस होगा, जिसका अटैचमेंट स्टाइल एंग्शियस होगा, मतलब कि वीक माइंडसेट है। बचपन से अगर आप सोचोगे ना, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो अटैचमेंट स्टाइल है वो एंग्शियस है, तो बचपन से आप अपना देखोगे ना पुरानी जो ज़िंदगी है, तो आपको समझ में आएगा कि बचपन में भी जब मम्मी-पापा कहीं बाहर जा रहे हैं, आपको लेके नहीं गए, तो आपको कैसा फ़ील हो रहा था। चलो बचपन में छोड़ देते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बुरा ही लगता है ऑब्वियसली। बड़े होने पे भी जैसे होता है कि अगर आपकी फ्रेंड जो है, वो आपसे बात ना करके किसी और से ज़्यादा बात कर रही है, या अगर कोई और इंसान, मतलब जितने भी आपके आसपास के रिलेशनशिप होते हैं, भाई-बहन हुए, फ्रेंड हुए, जो भी कुछ हुए, तो वहाँ पे भी आपको नज़र आएगा कि आप किस तरीके से परेशान हो जाते हो बहुत जल्दी, अगर आपका आपके जो आसपास वाले लोग हैं, वो थोड़े से भी डिविएट हो जाते हैं। तो एक तो ये रहा। तीसरा होता है अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल। अब ये जो अटैचमेंट स्टाइल होता है ना, इसमें नॉर्मली ऐसा होता है, जो आपने लिखा है ना कि ये लोग जो है, ये कभी भी किसी रिलेशनशिप में, ये मतलब इस तरीके से ये लोग चाहते हैं कि जब आपके पास कोई आएगा, आपकी ज़िंदगी में कोई आएगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मुझे कोई नहीं चाहिए, या आपको मन नहीं करेगा कि आपको उस रिलेशनशिप में जाना है, या आपको ऐसा लगेगा कि आप सेल्फ सफिशिएंट हो बेसिकली। और फिर इन लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, तो फिर इन लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं यार, वो जो इंसान था वो सही था, वो कितना अच्छा था, और जो भी चीज़ें हैं आप उस इंसान की, वो आपको याद आएँगी, और ये सारी चीज़ें होंगी, आपको महसूस होंगी जो आपको हो रही है। तो ये जितने भी मैंने अटैचमेंट स्टाइल बताए हैं ना, ये हमारे बचपन में हमारी जो कुछ घटनाएँ हमारे साथ होती हैं, जैसी हमारे अपब्रिंगिंग होती है, उस हिसाब से हमारे ये अटैचमेंट स्टाइल बनते जाते हैं बड़े होके। और ये देखो कि हमारा जो बचपन है, वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी पूरी ज़िंदगी के लिए, लेकिन हमारा फ़ोकस जो होता है एज़ ए पेरेंट, या जो भी हमारे घर वाले होते हैं, बच्चों के लिए सिर्फ़ यही होता है, पढ़ाई करो, चाहे मारो, पीटो, चाहे डाँटो, कुछ करो, और उन्हें और कोई चीज़ नहीं सिखाएँगे। सिर्फ़ एक चीज़ सिखाएँगे कि पैसा कमाओ और पढ़ाई करो, यही चीज़ सबसे ज़रूरी है। लेकिन ये जो अटैचमेंट स्टाइल मैंने अभी आपको बताए हैं, ये पूरी ज़िंदगी भर आपको हॉन्ट करते रहते हैं, ये आपको ठीक से जीने नहीं देते। आप कुछ भी बन जाओ, आप कलेक्टर बन जाओ, आप डॉक्टर बन जाओ, कुछ बन जाओ, एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल बन गया आपका। आपको ऐसा कुछ हुआ है बचपन में आपके साथ ऐसा कि आपको लग रहा है कि कोई आपको छोड़ के चला ही जाएगा। वही है ना, वही आ रहा है ना, बड़े होके वही चीज़ आपको जीने नहीं दे रही ना। तो वो उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। ध्यान इसलिए नहीं दिया क्योंकि पेरेंट्स को खुद भी नहीं पता। अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल आ रहा है। ऐसा हुआ है उस बच्चे के साथ बचपन में कि उसकी बहुत सेंसिटिव, बहुत इमोशनल बच्चा रहा है, और उसकी जो चीज़ें हैं, वो समझी नहीं गई अच्छे से। उसके जो इमोशंस हैं, जो उसको जैसे रेसिप्रोकेट करना चाहिए था उस टाइम पे, उसको नहीं किया गया। तो उसको एक डर बैठ गया कि अगर मैं कभी भी वीक होऊँगा, तो
मतलब कि वीक होने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि रेसिप्रोकेशन मिलेगा नहीं, और अगर मैं कभी वीक होऊंगा तो मुझे उल्टा ही कुछ सुनने के लिए मिलता है। तो उसने क्या किया, उसने अपने आसपास एक दायरा खड़ा कर लिया कि मैं किसी को इस दायरे के अंदर आने ही नहीं दूंगा। सारी चीजें बचपन से शुरू हो रही हैं। तो इतना जरूरी है हमारे बचपन की जो अपब्रिंगिंग है। खैर बड़े भी अगर हम हो जाते हैं, तो अगर हम इन सारी चीजों को समझते हैं तो भी हम बाहर आ सकते हैं इन सारी चीजों से। खैर काफी ज्यादा टाइम चला गया इस क्वेश्चन पे, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो मुझसे पूछा है अरुण अरुण निषाद। दीदी जिससे प्यार होता है उससे शादी क्यों नहीं होती, और प्यार अक्सर इंटरकास्ट में ही क्यों होता है, प्लीज रिप्लाई करना। ऐसा कुछ नहीं है कि प्यार इंटरकास्ट में ही होता है। देखो ऐसा होता है कि जब किसी से प्यार होता है तो जब हमें कोई अच्छा लगने लगता है, शुरू में इनिशियल स्टेज की मैं बात कर रही हूँ, तो ऐसा होता है कि हमें कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि तब सिर्फ और सिर्फ केमिकल्स का खेल चल रहा होता है। ये इंसान मुझे पसंद आ गया, कैसे पसंद आ गया कि कई लोगों को फिजिकली कोई पसंद आ जाता है, क्योंकि लव एट फर्स्ट साइट बोलते हैं। कई लोगों के साथ ये हो जाता है कि वो किसी के साथ समय बिताते हैं और चीजें, कुछ बातें, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ ट्रेट्स अच्छे लग जाते हैं, तो वैसा हो जाता है कई लोगों के साथ कि हाँ भाई ये बड़ा अच्छा इंसान है। उस स्टेज में हमारा दिमाग जो है ना, लॉजिकल माइंड कह लो, जो भी कुछ कह लो, वो छुट्टी पे होता है बिल्कुल। इतने ज्यादा केमिकल्स रिलीज हो रहे होते हैं हमारे अंदर उस इंसान को लेके, उस रिश्ते को लेके, कि दिमाग बिल्कुल बैक सीट पे चला गया, सिर्फ दिल से काम चल रहा है, या फिर क्या बोलूं कि जो दिमाग के केमिकल्स हैं वो हमें ड्राइव कर रहे होते हैं। और ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है कि इंटरकास्ट में ही होता है, ऐसा नहीं है। और होता क्या है कि फिर जब हमें फैसला लेना पड़ता है, या जब वो घड़ी आती है कि जब हमें फैसला लेना है, तब दिमाग आ जाता है सामने, और फिर दिमाग बोलता है कि भाई अब कैसे, क्या होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो कास्ट अलग है, ये अलग है, ये वो अलग है। और फिर वो जो दिमाग है वो दिल को डायरेक्ट करने लग जाता है कि भाई प्रैक्टिकली सोच, ये नहीं हो सकता। और ये बहुत कॉमन बात है, ऐसा नहीं है कि अक्सर यही होता है। होता ये कि जब हम बाहर पढ़ने जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो बहुत वैरायटी होती है वहाँ पे, हर कास्ट के लोग हैं सब। मतलब आपको ये नहीं है कि आप एक दो कास्ट के लोग हैं, पता ही है आपको, हर कास्ट के लोग होते हैं वहाँ पे। वैरायटी बहुत अवेलेबल है, और जहाँ वैरायटी बहुत अवेलेबल है तो दिमाग कभी भी ये नहीं सोचेगा कि हाँ भाई अगर मुझे कोई अच्छा लगना है तो मुझे मेरी कास्ट का ही अच्छा लगना है। वहां पे वैरायटी में से इंसान क्या चूज करेगा, जो मेरी लाइकिंग है उसके हिसाब से चुन लेगा, जो भी मेरी लाइकिंग के हिसाब से परफेक्ट है, बस ये होता है। वैरायटी जब हम कुछ शॉपिंग करने जाते हैं तब भी यही होता है ना, कि बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं क्या चूज करूंगी, मैं वही चूज करूंगी जो उनमें से मुझे सबसे अच्छा लग रहा है। फिर बाद में पता लगे कि भाई कपड़ा अच्छा नहीं था, या ये खराब हो गया, या ये ड्यूरेबल नहीं था, वो बात की बातें हैं, बाद में दिमाग काम करता है, शुरू में बस अट्रैक्ट हो जाते हैं हम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ओके, ये थोड़ा सा फेडेड आया है। ओके, हाँ, अभिषेक यादव मुझसे पूछते हैं कि मैडम जिस चीज के पीछे हम भागते हैं वो हमसे उतनी ही दूर चली जाती है, लेकिन जब हम डिटैच हो जाते हैं वो काम फिर अपने आप हो जाता है, प्लीज क्लियर करें। बिल्कुल सही कहा आपने, 100% ये बात सही है। होता क्या है कि सारा का सारा एनर्जी का खेल है, और ये मैं उन सब लोगों को बोलना चाहती हूँ जिन लोगों को ना ऐसा लगता है कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, अगर हम ना करें ना तो ये कुछ पॉसिबल ही नहीं है। एंड ऑफ लेटली, इतने सालों बाद मुझे ये चीज रियलाइज हुई है कि हमारे हाथ में ना कुछ होता ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं है। और जितना हम इस चीज को ये करते हैं ना कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं ऐसा कर लूं, मैं वैसा कर लूं, और कहने का मतलब है कि हम जब अपने आप को ये मानते हैं ना कि हम ही हैं सब कुछ, हम ही चला रहे हैं अपनी दुनिया, मेरे ही करने से सब कुछ हो रहा है, मैंने किया है ये जिंदगी भर, मैं ही चला रही हूँ, मैं ही कर रही हूँ, ये थॉट प्रोसेस रही है मेरी। एंड इवेंचुअली होता कुछ नहीं है। जितना ज्यादा हम ऐसा करते हैं उतने ज्यादा हम स्ट्रेस में, टेंशन में रहते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता है। और इवेंचुअली मैंने ये रिजल्ट निकाला है कि हम करने वाले कोई भी नहीं है। जो रिजल्ट, जो भी कुछ आ रहे हैं ना हमारी लाइफ में, वो हमारे करने से हो ही नहीं रहे हैं। और हम अपने आप को इतना इंटेलिजेंट समझ रहे हैं कि हम ना करें तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसा नहीं है। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो ये है कि अगर मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ तो मेरा काम है कि वो जॉब मैं ईमानदारी से करूँ, जितना हो सकता है उतना अच्छे से करूँ, मतलब अपनी हेल्थ और अपनी मेंटल हेल्थ को ध्यान में रख के। बहुत ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल एक्सर्ट कर दें हम अपने आप को, तो बैलेंस वे में जितना
सही इंटेंशन के साथ में कर सकती हूँ उतना करूँ। मैं घर में जो कुछ भी मेरी ज़िम्मेदारियाँ हैं मैं वो सही तरीके से करूँ। ये सारी चीज़ें मैं कर सकती हूँ बस। उसके बाद रिज़ल्ट से अटैच होना सबसे बड़ा कारण है हमारे दुखों का। रिज़ल्ट नहीं आ रहा, इतना सब कुछ किया फिर भी कुछ नहीं मिला, बहुत मेहनत की प्रमोशन नहीं मिला, रिलेशनशिप में बहुत कुछ दिया, ब्रेकअप हो गया, रिज़ल्ट से अटैच। होता क्या है कि जब हम ये करते रहते हैं ना कि जब भी हमें कुछ चाहिए ज़िंदगी में, तो हमारे दिमाग में क्या आता है, ये सोच के देखो। हमारे दिमाग में आता है, यार ये खराब ना हो जाए, वो चला ना जाए, कोई छोड़ ना दे, या फिर ये जॉब ना चली जाए, या फिर बॉस नाराज़ ना हो जाए। यही सारी चीज़ें आती हैं हमारे दिमाग में। और ये जितनी सारी चीज़ें हैं, ये सब नेगेटिव वाइब्रेशन है। और जब हम ये चीज़ें कंटिन्यूअसली, अगर हम कॉन्शियसली नहीं भी सोच रहे होते हैं ना, तो सबकॉन्शियसली चल रही होते हैं हमारे दिमाग में यही सारी चीज़ें, क्योंकि हमें रिजल्ट से अटैचमेंट है। इस वजह से हमारे दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। जब हमारा रिजल्ट से डिटैचमेंट हो जाएगा, कोई बात नहीं, खत्म हो जाए, रिश्ता हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई छोड़ के चला जाए, कोई बात नहीं, मुझे फिर भी अपना बेस्ट देना है। जॉब चली जाए कोई बात नहीं, लेकिन मुझे फिर भी काम जो है ईमानदारी से करना है। कोई और मिल जाएगी जॉब। ऐसा तो है नहीं कि हम इतने नाकाबिल हैं कि अगर हम बहुत ईमानदारी से कोई काम कर रहे हैं तो हमें जॉब नहीं मिलेगी, दोबारा मिल जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं, जॉब चली जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बात नहीं, प्रमोशन नहीं होगा तो मैंने तो अपने हिसाब से किया ना जो मैं कर सकती थी या कर सकता था, कोई बात नहीं, नहीं मिला तो। डिटैचमेंट विद द रिजल्ट। तो मेरे सबकॉन्शियस में क्या थॉट्स चल रही हैं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ और हो जाएगा। मेरी लाइफ में हमेशा अच्छा ही होता है। एक चीज़ में कुछ गलत हो जाएगा, दूसरी में अच्छा हो जाएगा, कोई बात नहीं। एक बुक पढ़ी थी मैंने, लुइस हे की, और शायद आपने भी उनका नाम सुना होगा, बहुत फेमस ऑथर थी। और 55 इयर्स की एज में उनको कैंसर हो गया था, और उन्होंने जो अपना कैंसर था वो खुद ठीक किया था। जो भी चीज़ सिर्फ मेंटल सोच से, मेंटल थिंकिंग से अपना कैंसर ठीक किया था। इसलिए मैं इन चीज़ों पे इतना ज़्यादा फोकस करती हूँ। और एक ही लाइन उन्होंने पकड़ी थी, और उन्होंने एंड तक, उनकी डेथ हुई कुछ 90 इयर्स की एज में, और वो भी नींद में सोते सोते, बिना किसी दुख, बिना किसी तकलीफ के। तो कहने का मतलब ये है कि उनकी एक लाइन थी बहुत फेमस, और वो ये थी कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। हर वक्त कॉन्टिन्यूसली जब हम ये चीज़ दिमाग में डालने लग जाते हैं ना, और फिर मुझे पता है मेरे साथ सब अच्छा होगा, 1 बार 2 बार 10 बार 1000 बार 10,000 बार ये चीज़ सोचे जा रही हूँ, दिमाग की वायरिंग जो है वो चेंज हो जाती है, एंड इवेंचुअली दिमाग ये मानने पे मजबूर हो जाता है। हम इतने ढीठ होके अगर वो थॉट बार बार सोचते रहते हैं ना कि नहीं भाई मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होता है, और इवेंचुअली 1 महीने 2 महीने 3 महीने पागलों की तरह अगर आप कोई भी लाइन पकड़ लेते हो पॉजिटिव वाली, तो फिर दिमाग जो है आपके सामने घुटने टेक देता है। वायरिंग चेंज हो जाती है, वायरिंग चेंज होके फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज होके जैसी फ्रीक्वेंसी होती है वैसे ही चीज़ों को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं लाइफ में। ठीक है, तो इसीलिए जब हम आउटकम से डिटैच होने लग जाते हैं तो फिर हम कुछ नेगेटिव सोच ही नहीं रहे होते, और जब हम कुछ नेगेटिव सोच ही नहीं रहे होते तो अपने आप चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं हमसे। तो इसलिए आपने जो लिखा ये बिल्कुल सही लिखा है, इसका रीज़न जो है मैंने आपको बता दिया है। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पे। रविंदर कुमार बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं ये मेरे से। इन्होंने लिखा कि मैम इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो साफ दिल के शरीफ, अपने काम से काम रखने वाले होते हैं, किसी को तंग नहीं करते, लेकिन उनको कोई तंग करता है तो वो उसका पूरी तरह से विरोध नहीं कर पाते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनके मन में घबराहट होती है कि मेरी फैमिली इन सब चीज़ों में सफ़र ना करे, इसलिए वो पीछे हट जाते हैं ये बोलकर कि इनका हिसाब तो भगवान करेगा। आपकी नज़रों में ये कहाँ तक ठीक है? आपने बिल्कुल ठीक कहा। यहाँ पे हमारी अपब्रिंगिंग में जो एक बहुत बड़ा फॉल्ट है, जो मैंने बड़े होने के बाद रियलाइज़ किया, वो ये है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमें कभी भी ये नहीं सिखाते कि बेटा इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद समथिंग, अगर कोई आपसे गलत बात कह रहा है, अगर आप किसी चीज़ से एग्री नहीं कर रहे हो, तो आप वहाँ पे उसको प्यार से बोल दो कि नहीं आई डू नॉट एग्री विद दिस। या फिर अगर आपको कोई बात ऐसी कह रहा है जहाँ पे आपको अननेसेसरी कोई परेशान कर रहा है,
तो वहाँ पे भी हमें ये सिखाया ही नहीं जाता। हमें ये सिखाया जाता है कि लोगों को नाराज नहीं करना, लोगों को परेशान नहीं करना, शर्म करनी है, रेस्पेक्ट करनी। रेस्पेक्ट का मतलब ये नहीं होता कि अपनी बात ना कहना, नो, ये बहुत ही एक गलत डेफिनेशन है जो हमारे सबकॉन्शियस में डाल दी गई है बचपन से, कि रेस्पेक्ट का मतलब है चुप रहना। रेस्पेक्ट का ये मतलब बिल्कुल नहीं है। और इस डेफिनेशन ऑफ रेस्पेक्ट की वजह से हम लोग दोगले बन गए हैं। हम लोग मन में कुछ और सोचते हैं, हम लोग बाहर कुछ और बोलते हैं, क्योंकि हमें ये सिखाया गया है। लेकिन मन को तो सब कुछ पता है ना कि हाँ, ये इंसान गलत कह रहा है। मन को तो पता है कि ये इंसान मेरे साथ गलत कर रहा है। लेकिन रेस्पेक्ट का मतलब क्या है? चुप रहो, नाराज नहीं करना किसी को, नाराज हो जाएंगे लोग, है ना। तो इसीलिए ये बाउंड्री जो मैं बात बोलती हूँ ना, मेरी भी नहीं रही है, क्योंकि मुझे भी नहीं सिखाया गया है। बड़े होके रियलाइज की, बहुत लेट रियलाइज की। बाउंड्री होना बहुत जरूरी है लाइफ में। कोई चीज, कोई बात गलत लग रही है, प्यार से आप तभी की तभी कह दो। और एक वैसा इंसान जो कि दोगला है, जो कि अंदर कुछ और बाहर कुछ और कर रहा है, लेकिन प्यार से बात कर रहा है, वो काफी खतरनाक है एज कंपेयर टू एक ऐसा इंसान जो कि आपसे गुस्से में कुछ बोल रहा है, लेकिन वो साफ बात बोल रहा है। वो आपका दुश्मन नहीं है, वो आपका दोस्त है। लेकिन अगेन अपब्रिंगिंग में क्या सिखाया गया है कि जो गुस्से से बात बोल रहा है ये गलत इंसान है, जो तेज आवाज में बात बोल रहा है ये गलत इंसान है, इससे तो अलग रहो, इसको तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा ही होता है ना। तो इसलिए हम उस इंसान को चाहते हैं कि अपनी वो ना हो हमारी जिंदगी में से, जो हमें गुस्से में बोल रहा है, चाहे वो साफ बात बोल रहा है। लेकिन हाँ, वो इंसान हमारी लाइफ में हो जो कि हिपोक्रेट है, जो कि डबल स्टैंडर्ड की बात करता है, लेकिन क्योंकि वो प्यार से बात कर रहा है। इसीलिए जो मेन चीज है वो ये है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, या अगर कोई बात कर रहा है और मैं एग्री नहीं कर रहा हूँ, वहां पे हमें उस चीज में जरूर बोलना चाहिए। और एक और चीज होती है, हमारा जो इनर सेल्फ होता है ना, या क्या बोलूं, सोल जो हमारी होती है, अगर आप ऐसी बातें सुन लेते हो, या तो आपके लिए या दूसरों के लिए भी, जो कि गलत है, जिनसे कि आप एग्री नहीं करते हो, तो धीरे धीरे करके आपका इनर सेल्फ जो है उससे इफेक्ट होता है। आत्मा की शक्ति जो है वो कम होती जाती है, और वही चीजें मिलके इस चीज को जन्म देती हैं जिसको हम वीक माइंडसेट बोलते हैं। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है। चाहे कोई कुछ भी कह रहा है, भाई नहीं, आई डू नॉट एग्री विद यू, नहीं सॉरी जी, मैं, मेरे से ये काम नहीं हो सकता, आई कैन नॉट डू दिस। चाहे कोई रिश्तेदार भी है, नहीं सॉरी प्लीज, मुझे अपना काम करना है, मैं अभी नहीं कर पाऊंगा। नहीं कर सकते आप तो नहीं बोलना है। अपनी बात को कहना, अपनी बात को दूसरे के सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कोई अच्छेपन की निशानी नहीं है अगर आप चुप रह जाते हो, अगर आप अपनी बात नहीं कह रहे हो, तो आप ये सोचते हो कि आप एक अच्छे इंसान हो। नहीं, आप अंदर से अपने आप को मार रहे हो अगर आप ये काम कर रहे हो तो। इसलिए ये काम बिल्कुल भी नहीं करने हैं। जो कुछ भी है वो स्ट्रेट अवे कहने की जो है एक जज्बा रखो, हिम्मत रखो, और उसके बाद देखना कि आप अंदर से खुशी आती है जब आप अपनी पर्सनालिटी ऐसा बना पाते हो ना, तो अंदर से आपको एक स्ट्रेंथ भी आती है और खुशी भी आती है। और आधा घंटा जो है ऑलरेडी हो चुका है। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी वीडियो हो जाएगी, बट फिर से आगे के क्वेश्चन तो मैं नहीं ले पाऊंगी। मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर आपको लगता है कि ऐसे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन मैं ज़्यादा करूं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ये करने में, अच्छा लगता है इनफैक्ट। तो आज की वीडियो में इतना ही, और मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू, टेक केयर, बाय बाय।